हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगातार शिफ्टों में हो रहा है, जिसमें से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं। और इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 10 से 13 क्वेश्चन तक फिजिक्स से आ जा रहे हैं। और इसमें हमें अगर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करेंगे तो लाइट वाले चैप्टर से इस समय के शिफ्टों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने लाइट का एक चैप्टर लिया है, प्रकाश का अपवर्तनांक, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो समझ लीजिए आप 3 से 4 नंबर अपना गवा चुके हैं। तो प्लीज़, अगर जो इस वीडियो को देख रहा है, अंत तक वीडियो को देखिए और आपका 3 से 4 नंबर बढ़ सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में 1 नंबर का कितना महत्व होता है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें मैंने क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। और हो सकता है कि अगर अगले आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम हो तो आपका फायदा हो जाए। तो इसमें मैंने स्नेल का नियम, देखिए दोस्तों क्या है अपवर्तन में, आप जानते हैं स्नेल का नियम कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में मैं सबसे पहले इसका फार्मूला बताता हूँ। यानी इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर। ये होता है स्नेल के नियम का फार्मूला होता है। कुछ फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ। यानी इक्वल टू होता है सी बाई बी, जिसमें सी प्रकाश की चाल होती है और भी माध्यम की चाल होती है, एन अपवर्तनांक होता है। एक फार्मूला और बताता हूँ, एन इक्वल होता है 1 बाई साइन सी। इसमें ये जो सी है ये प्रकाश की चाल वाला सी नहीं है, ये सी क्रांति कोण होता है और एन अपवर्तनांक होता है। ये दोनों है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। एक क्वेश्चन ये, मतलब कि ये आपका फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे तो डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक किरण जा रही है और इसमें रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली जा रही है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और इधर एंगल दिया है 60 डिग्री। और आपसे पूछा ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, और आपसे पूछा है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। माध्यम 2 का अपवर्तनांक इसने पूछा है। तो यहाँ पर इसने सिंपल पूछ लिया है, क्योंकि देखिए इस तीर को आप ध्यान से देखिएगा तो इस वाले माध्यम से जा रहा है प्रकाश की किरण और इसमें पहुंच रहा है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में पहुंचती है अपवर्तनांक हमेशा उसी माध्यम का निकलता है। और अपवर्तनांक का फार्मूला होता है यानी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। आई किसको कहते हैं, ये देखिए ये होता है अविलंब होता है, इसको हम लोग अविलंब कहते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये आपतन कोण होता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं आर। तो अगर ये नीचे वाला 45 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री होता है, तो ऊपर वाला भी तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये अगर 60 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, यानी इक्वल टू होता है साइन आई अब बटे साइन आर। यहाँ से हो जाएगा यानी इक्वल टू हो जाएगा साइन आई का मान कितना है 45 डिग्री लिखेंगे और साइन आर का मान कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। यानी इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है। अब यहाँ से 2 चला जाएगा ऊपर, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे 2/1, और इसको हम काटेंगे तब करड़ी में 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम माध्यम 2 की बात करेंगे तो इसका करड़ी में 2 इसका क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपसे माध्यम 2 का नहीं पूछकर माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछ देगा तब क्या करेंगे। अगर आपसे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछा है तो ये जो अपवर्तनांक निकाले हैं इसको निकालने के बाद एक फार्मूला होता है 1n2 इक्वल टू 1/2n1। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी दिया है उसको रख दीजिए और एक उल्टा निकालना है 1/2n1। देखिएगा इसमें जो पीछे रहता है उसका अपवर्तनांक निकाला जाता है और जो आगे रहता है उसके सापेक्ष होता है। इसको पढ़ेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो इसमें अगर मान लीजिए पहले का पूछेगा तो इसी तरीके से निकालेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे और 1/करड़ी में 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा माध्यम 1 का भी अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उसको भी देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं उसको भी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने बना देता हूँ। यहाँ पर ये आपका डायग्राम बन गया। इसमें यहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही है और इस तरीके से नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया है ये 30 डिग्री, ठीक है, और नीचे यहाँ पर एंगल दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पर तो इसने ठीक दिया है, ये आपतन कोण 30 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पर माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। यहाँ पर आपतन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन कोण नहीं हो पाएगा। अपवर्तन कोण तो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर ये 45 है, पूरा 90 डिग्री होता है, 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको माध्यम 2 का पूछता है, तो माध्यम 2 का पूछता है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको साइड में लिखते हैं, एक माध्यम और 2। अगर आपसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक पूछता है, तो यानी इक्वल टू सीधा लगाना है साइन आई बटे साइन आर, और वो भी आपको तीर को देख कर लगाना। अगर ये जो प्रकाश की किरण है माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी तो 2 का अपवर्तनांक निकलेगा, लेकिन अगर यही उल्टा जाती, माध्यम 2 से 1 में जाती, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकलता। मतलब प्रकाश की किरण जिस माध्यम में पहुंचती है, अपवर्तनांक उसी माध्यम का निकलता है। यहाँ से आपको n बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश और बटे में साइन 45 अंश। n इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। n इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे करड़ी में 2/1। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 बचेगा। आप चाहे तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपवर्तनांक डायग्राम वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगर आप एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 बार, तो आपका एग्जाम में ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए इनका ये कांच का अपवर्तनांक दे दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक बोला है कि 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा और बोलेगा कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो आपको इसका सिंपल ट्रिक वाला दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, n इक्वल टू होता है c/v। जो अपवर्तनांक जिस भी माध्यम का दिया रहेगा आपको उसको यहाँ लिख लेना है, और उसके बाद c प्रकाश की चाल होती है, वो भी निर्वात में, ये आपको याद करके रखना है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ और नीचे लिखना है v। इसके बटे 1 मान कर यहाँ पर क्या कर देंगे, v को यहाँ भेज देंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ और नीचे हो जाएगा 1.5। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इस वाले फार्मूला का यूज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं मात्र एक लाइन में, ठीक है। हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगा देंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को 10 सेकंड भी देते हैं तब भी आप बहुत ही ज़्यादा समय बचा लेते हैं, और अगर 10 सेकंड देने के बाद क्वेश्चन सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आप एकदम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 70 से 72 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो एग्जाम में आपका एग्जाम क्वालिफाई होने में 90% चांस तो बन ही जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें जस्ट उल्टा दे दिया गया है, बोल दिया है कि जल में प्रकाश की चाल, जल एक माध्यम होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल होती है v, और इसका मान दिया है 2.25 × 10⁸ और जल में अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक पूछा है, सही बात है, जल का अपवर्तनांक n का मान पूछा है। तो आपको c का मान नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको ये याद करके रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सीधा फार्मूला लगाना है, n बराबर c/v। आपको n निकालना है तो सिंपल से यहाँ पर रखिए 3 × 10⁸ और यहाँ पर रखिए 2.25 × 10⁸। ये तो इधर कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 3/2.25। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो लगभग 1.33 आ जाएगा, या फिर यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तनांक के दूसरे वाले फार्मूले से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए दिया है यहाँ पर क्रांति कोण से क्वेश्चन दिया है। एक माध्यम का क्रांति कोण 45 अंश है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्रांति कोण का मान दिया है, c का मान दिया है 45 अंश, और आपसे पूछा है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तीसरा फार्मूला का यहाँ पर यूज आ गया, n बराबर 1/sin c होता है, तो 1/sin 45 अंश लिख देंगे, और sin 45 अंश का मान होता है 1/, इसका मान होता है 1/2,
और करड़ी में 2 चल जाएगा ऊपर, यानी करड़ी में 2 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया है निर्वात के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों का अपवर्तनांक दिया है। यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ। WNG बराबर होता है ANG/ANW। ये क्या होता है, जल के सापेक्ष कांच का, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बोल सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों एयर के रिस्पेक्ट में बोलिए, नहीं तो आप दोनों वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लर्न करके इसको रखिएगा, इसका काम अभी आएगा। क्या बोल रहा है कि निर्वात के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष बात किया है। निर्वात के सापेक्ष किसका दिया है, जल का दिया है, तो आप इसको आप NW लिख सकते हैं, नहीं तो आगे आप A लगा सकते हैं। वैसे निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष माना जाता है, आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिखे हैं एयर में, तो एयर के रिस्पेक्ट में बोल देते हैं इसका मतलब कि जल का। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। निर्वात के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष पहले जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और उसके बाद कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG 3/2। इस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निर्वात के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। यहाँ पर मैंने लिखा, बोला है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष मतलब GNW पूछा है, इसका उल्टा कांच आगे है तो इसके सापेक्ष, और जो पीछे रहता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। यानी कि कांच के सापेक्ष जल का जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो आपको फार्मूला भी जस्ट इसका उल्टा लिखना है। इसमें जो पीछे रहता है वही ऊपर रहता है, जो आगे रहता है वो नीचे रहता है। इसमें पीछे हो जाएगा ANW बटे ANG, जो पीछे वही ऊपर और जो आगे वो नीचे। अब यहाँ से बहुत सिंपल, आपको करना क्या है, ANW का मान 4/3 इसको रख लेना है, और बटे ANG का मान है 3/2। यहाँ से इसको सॉल्व करना है 4/3 और गुणे 2/3, ये हो जाएगा 8/9, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो सीधा आपको आंसर मारना है याद करके। अगर इस तरीके से दिया रहेगा, वैसे जल और कांच का तो चेंज नहीं करेगा, अपवर्तनांक फिक्स वैसा ही दिया रहेगा। बस आपको पूछेगा कैसे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, नहीं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, और इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला और जुड़ गया है। कह रहा है कि एक टंकी की गहराई 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 मीटर है। एक टंकी की गहराई दिया है, लिख देते हैं क्वेश्चन। एक टंकी की गहराई 6 मीटर है, एक टंकी की गहराई 6 मीटर है। उसके बाद दिया है उसमें रखा एक सिक्का, उसमें रखा एक सिक्का कितनी ऊपर दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि कोई भी टंकी हो, कोई भी तालाब हो, वो जितना गहरा होता है उतना गहरा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो प्रकाश जल के अंदर अपना मार्ग थोड़ा सा तिरछे कर लेती है, जिसकी वजह से वास्तविक गहराई जितना गहराई नहीं दिखता, थोड़ा कम दिखता है। तो अगर मान लीजिए टंकी में कोई नीचे पेंदी में उसके सिक्का रखा हुआ है, तो वो 6 मीटर गहरा टंकी है, तो उतना गहराई पर सिक्का दिखेगा नहीं, थोड़ा सा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसमें जल का अपवर्तनांक दिया है, n का मान दिया है 4/3, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिएगा, इसका फार्मूला होता है n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई ये होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 4/3, और वास्तविक गहराई का मान दिया है 6 मीटर। आभासी गहराई मतलब कितना ऊपर दिखेगा वही चीज यहाँ लिख दीजिए आप, सीधे सीधे आभासी गहराई।
अब आभासी गहराई को यहाँ भेजेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी आभासी गहराई तो ये हो जाएगा 18/4। ये 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 का 6 में गुणा होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 चौके 16 की बात करेंगे, 4 चौका 16, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी कि 4.5 मीटर पर वो सिक्का दिखाई देगा, लगभग 1.5 मीटर ऊपर वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। अब मुझे लगता है कि अपवर्तनांक से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ बाहर नहीं आने वाला। अगर अपवर्तनांक से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इसलिए आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल आप एक लाइन में पढ़ के बता सकते हैं। इसमें दिया गया है कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जैसे आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, पीला, लाल, इस तरीके से होता है। तो इसमें बोला है कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसके लिए कि आप कॉन्सेप्ट सुनिए, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है उस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम रहेगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा। तो बैगनी रंग जो होता है वो नीचे होता है और नीचे उसका अपवर्तनांक होता है सबसे कम, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। आप पढ़े होंगे दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 से लेकर 8000 होता है। तो सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का ही होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम रहेगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मेरे एग्जाम में ये आया है 23 अगस्त के 3rd वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसको किया था। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। और भी कुछ एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सभी लोगों को लगभग पता होगा। नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। उसके बाद इसी से कुछ और क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन किसी प्रिज्म से होता है तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। जो रंग इंद्रधनुष में नीचे होते हैं उसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ रहता है। बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, लाल रंग सबसे ऊपर होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगर ऐसा पूछता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है तो वो लाल रंग का होगा, और सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो उसका भी आंसर होगा बैगनी रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, इसीलिए आसमान का रंग बैगनी, नीला और आसमानी मिलकर एक नेक्स्ट कलर बनाता है जो कि आसमानी होता है। वैसा कलर का प्रकाश जो बादल होता है, आसमान, वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। अगर ऑप्शन में बैगनी नहीं है आप नीला मार सकते हैं, लाल आप भूल कर भी मत मारिएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। हाँ, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और यही रीजन होता है कि इसका अपवर्तनांक कम होता है। अब इस तरीके से इतने क्वेश्चन तो थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है लास्ट, और मुझे लग रहा है कि अब अपवर्तनांक से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया यदि आपतन कोण आई का मान, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूं। बोल रहा है आपतन कोण आई का मान 30 डिग्री है, यानी आई बराबर यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। और दूसरा बोला है प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री। प्रिज्म कोण ए होता है, ए का मान दिया है 60 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिग्मा एम का मान निकालना है तो क्या होगा, आप आई बराबर जानते हैं ए प्लस सिग्मा एम बटे 2, ये फार्मूला होता है। ये आपतन कोण का फार्मूला होता है प्रिज्म कोण प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटे में 2। यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, आप 30 लिखिए, यहाँ पर 60 लिखिए और सिग्मा एम बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 30 दूना 60 हो जाएगा तो 60 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल एम,
यहाँ से डेल एम निकालेंगे तो 60 में से 60 घट जाएगा 0 डिग्री। यानी यहाँ पर ये ऐसा कंडीशन बन गया है कि 0 डिग्री का विचलन हुआ है। और आपसे एग्जाम में कुछ और भी डाटा देकर पूछ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अपने से लिया है ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे, तो आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब बस किया जाए, इसमें और भी क्वेश्चन बन नहीं सकते। अगर आप क्वेश्चन बनेगा भी तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।